हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने बाइंडिंग एनर्जी कर दी कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. देन फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन we can get information about the nucleus. The nucleus is how much strong in the sense that how much maximum energy is required to separate proton or neutron from the nucleus. तो बाइंडिंग एनर्जी हमें सजेस्ट करती है कि न्यूक्लियस कितना स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए हमने बोल दिया कि फॉर द लाइटर न्यूक्लियाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस. फॉर द लाइटर न्यूक्लियाई द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मींस आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ऐसे ही हैवी न्यूक्लियस, तो फॉर द हैवी न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज आल्सो लेस. द इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई जो हमने बोला था कि जिसका एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 30 और लेस देन 170 आर कॉल्ड इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई. एंड फॉर द इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी फॉर द न्यूक्लियन इज मैक्सिमम. देन वी कैन से द इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल. जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है उसको हम स्टेबल बोलेंगे, जिसमें से इजीली न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इजीली हम निकाल नहीं सकते, उसको रिलीज नहीं कर सकते, है ना. तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल न्यूक्लियाई. तो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई. और उसमें से मोस्ट स्टेबल हमने बोला था आयन, कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.9 नियर अबाउट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो वो हमने बाइंडिंग एनर्जी के केस में कर दिया. अब इसी से रिलेटेड थोड़ा हम आगे एक स्टेप आगे चले तो कोई भी न्यूक्लियस अगर हम सोचे तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर. तब ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे कंबाइन है, तो हम बोलते हैं दिस इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना. तो बस वही हमें करना है आज, न्यूक्लियर फोर्स. कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी फोर्स होता है वो कौन सा है. और 11th में भी हमने पढ़ रखा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. ये जो नेचर के अंदर ही है, जो भी एलिमेंट है वो नेचर में ही हमें मिलते हैं. उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पजेस न्यूक्लियॉन्स. तो क्यों ऐसे न्यूक्लियस उसके अंदर होते हैं? द रीजन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. ऑल्सो in 11th also we have discussed about the 4 fundamental forces, है ना. उसमें एक है ये strong nuclear force. बाकी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो आज हमें डिस्कस करना है रिलेटेड विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो चलो अब अगर ऐसा सोचे कि ये हमारा कोई भी न्यूक्लियस, वैसे तो न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है, पता है ना. द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज नियर अबाउट 10⁻⁻15 मीटर. दैट वी कैन से 1 फर्मी. 1 फर्मी इज 10⁻⁻15 मीटर. अप्रोक्सीमेट ऐसा है कि 10⁻⁻15 मीटर की रेडियस. तो ये ऐसा कोई भी न्यूक्लियस कि जिसकी रेडियस 1 फर्मी है. अब उसके अंदर ऐसे बहुत सारे डिपेंड ऑन द एलिमेंट बहुत सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं. चलो तो ऐसा हम इंडिकेट कर देते हैं कि ये जो भी मैं ड्रॉ कर दूं, सपोज दिस आर द प्रोटॉन्स, और ऐसा मैं जो कुछ भी इंडिकेट करूं
इसको न्यूट्रॉन बोलो। तब प्रोटॉन जो है विच पॉजेस पॉजिटिव चार्ज, ये तो न्यूट्रल है, देन पॉजिटिव चार्ज, देन प्रोटॉन पॉजेस पॉजिटिव चार्ज। अब बिटवीन टू प्रोटॉन्स देयर इज ए electrostatic force exerted. You can say Coulombian force, that is the Coulombian repulsive force. Then one proton can apply the Coulombian repulsive force on each and every proton present inside of the nucleus. ऐसे जितने भी प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन जो है वो बाकी हर एक प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगा सकता है। तो जो भी हम इसमें बिटवीन, अगर मैं प्रोटॉन एक ऐसा फोर्स सोचते हैं ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको बोलेंगे कूलम्बियन रिपल्सिव फोर्स। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। अब लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या बोलोगे तुम, क्या सोचोगे लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब? तो लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब कि एक प्रोटॉन जो है वो उसके नियर जो प्रोटॉन है उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, और जो फारदेस्ट प्रोटॉन है उसके ऊपर भी फोर्स लगा सकता है। अमाउंट थोड़ा डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, लेकिन फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसको बोलते हैं हम लॉन्ग रेंज फोर्स। कि वन प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, इट कैन अप्लाई द कूलम्बियन रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच एंड एवरी प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। सभी के ऊपर फोर्स लगा सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। अब अगर ये ऐसा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज द रिपल्सिव फोर्स इज एक्सर्टेड। चलो, अब प्रोटॉन का मास भी तो होता है, एंड ड्यू टू द मास वन फोर्स अराइज, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। चार्ज से ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मास से कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। And gravitational force is always attractive force. तब ये जो प्रोटॉन है उसके मास, ड्यू टू द मास द ग्रेविटेशनल attractive force is exerted between the two protons because it is also long range force, and due to the charge present the electrostatic force exerted also long range force, but it is repulsive force. तो टू प्रोटॉन्स के बीच में एज ए अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है, बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट इज 10⁻36 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जो रिपल्सिव फोर्स है वो ग्रेविटेशन से 10⁻36 टाइम्स है। तब क्या होना चाहिए? ये प्रोटॉन जो है वो तो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाने चाहिए, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स का जो अमाउंट है वो ग्रेविटेशन का जो अट्रैक्टिव है उससे तो 10⁻36 टाइम्स है। तो जो ग्रेविटेशन उसको बांध के रखे उससे ज्यादा तो रिपल्सिव फोर्स है। तो होना क्या चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर से जितने भी प्रोटॉन्स है ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन्स तो बाहर निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, क्योंकि हम कोई भी स्टेबल न्यूक्लियस की बात करें, सपोज कार्बन, देन कार्बन वी नो दैट C612, तो क्या बोलोगे? इट possess 6 number of protons and 6 number of neutrons। चलो स्टेबल आयन की बात करें, देन 26 56 इट possess 26 number of protons and ये माइनस करोगे देन 30 number of neutrons। तो यही न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है, ऐसा ही
76 प्रोटॉन्स है। ऐसे कोई भी स्टेबल दूसरे कोई भी न्यूक्लियस सोचो तो उसके अंदर भी ऐसे प्रोटॉन्स होते ही हैं, इजीली वो ऐसे ही बाहर नहीं निकलते। तो रिपल्सिव फोर्स तो ज्यादा है, फिर भी क्यों नहीं निकलते? तब ऐसा सोचना पड़े कि वन मोर फोर्स शुड बी देयर which bound the all nucleons inside of the nucleus। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है inside of the nucleus, and one more force should be there which bound all nucleus inside of the nucleus, and that is called strong nuclear force। तो एक और फोर्स है जिसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। And due to the strong nuclear force, all nucleons bound inside of the nucleus, all nucleons present inside of nucleons। Okay, तो ये हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो चलो अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसकी थोड़ी एज ए प्रॉपर्टी देखते हैं। देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स। सबसे पहले बोलते हैं इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। अब शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब कि जो अब हम स्टार्ट करते हैं strong nuclear force from neutron, so one neutron can apply the attractive force on another neutron which is nearest to first। मतलब ये जो न्यूट्रॉन है वो ये न्यूट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है या ये प्रोटॉन के ऊपर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है। मतलब वन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस द अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसके ऊपर लगा सकता है? तो दूसरा जो नियरेस्ट न्यूट्रॉन या नियरेस्ट प्रोटॉन के ऊपर, बिकॉज इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। तो न्यूट्रॉन जो है वो अनदर नियरेस्ट न्यूट्रॉन या फिर नियरेस्ट प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगा सकता है। ओके, देन अनदर प्रॉपर्टी वी कैन से it is charge independent force। The strong nuclear force is charge independent force, क्योंकि वो जो लगता है बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन लगता है वो तो चार्जलेस है, बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के ऊपर भी लगेगा, एंड बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो अभी सोचते हैं हम कि ये कैसे है? ये तो इजीली हम समझ पाएंगे कि वन न्यूट्रॉन कैन अप्लाई द अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच इज अट्रैक्टिव। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है नेचर। तो दूसरा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर, लेकिन वो नियरेस्ट है, इसीलिए अब न्यूट्रॉन चार्जलेस है, इसीलिए बोलेंगे इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। मतलब चार्ज है तो भी लगेगा ये फोर्स, चार्जलेस है तो भी लगेगा। बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स द न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्टेड, बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन strong nuclear force is exerted, in between proton proton also strong nuclear force is exerted। that's why it is called charge independent force। चलो अब इसमें चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स से रिलेटेड अगर हम सोचें, देन वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। चलो ऐसा कुछ ग्राफ सोचते हैं कि ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का सोचे तो ये जो है उसका नेचर कुछ हमें ऐसा मिलता है, और यहां पर बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, और ये जो डिस्टेंस है वो नियर अबाउट, यहां से यहां नियर अबाउट ये है 1 फर्मी। मतलब whenever the distance between two nucleons is 1 fermi, मतलब चलो एक
यहां पर है न्यूट्रॉन, तो इसके लिए अगर हम सोचते हैं कि चलो ये हमारा कोई भी न्यूक्लियस, एक न्यूट्रॉन सेंटर पर है, तो अगर दूसरा प्रोटॉन अगर यहां पर होगा ऐसे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, या फिर दूसरा न्यूट्रॉन इधर है तो भी ये हो जाएगा। तो whenever the distance between two nucleons, इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन यहां पर हुआ तो सेंटर से यहां पर हो सकता है, तो ये भी डिस्टेंस हम बोल सकते हैं 1 फर्मी। जैसे थोड़ा यहां पर आ गया और ये इधर आ गया, ये थोड़ा यहां से नियर आ गया, इसको थोड़ा दूर सोच ले, तो ऐसा भी एक डिस्टेंस हो जाएगा 1 फर्मी। तो whenever the distance between two nucleons is 1 fermi, at that time the force exerted between nucleons is 0। जब भी फोर्स 0 होता है तभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और मिनिमम है इसीलिए जो भी न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियंस बाउंडेड है। अब जो भी न्यूक्लियंस का डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 फर्मी है, तो ग्रेटर देन 1 फर्मी है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन प्रोटॉन्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। एंड अगर जो भी न्यूक्लियस है उसका डिस्टेंस लेस देन 1 फर्मी है, देन रिपल्सिव फोर्स इज एक्टेड बिटवीन टू न्यूक्लियंस। तो एक ऐसा भी है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, और चार्ज से रिलेटेड अगर हम सोच ले तो अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा और रिपल्सिव फोर्स भी होगा। तो बिटवीन टू न्यूक्लियंस, अगर बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियंस इज ग्रेटर देन 1 फर्मी, देन अट्रैक्टिव फोर्स होता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियंस इज लेस देन 1 फर्मी, देन रिपल्सिव फोर्स इज एक्सर्टेड। तो ऐसा उसका नेचर, और इसीलिए अगर डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा हो गया then the force is almost 0, then potential energy is nearer to 0, ऐसा भी बोल सकते हैं। और जहां पर ऐसे डिस्टेंस कम हो जाएगा तो एनर्जी इंक्रीजेस, फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? तो दिस इज द ग्राफ फॉर द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियंस। ओके, तो ये जो है इतना तुम्हें इसके लिए याद रखना है कि वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब अगर नियरेस्ट है न्यूक्लियंस तो ही हम बिटवीन फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो भी अट्रैक्टिव इन नेचर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, कोई भी तरीके से लग सकता है। और द ग्राफ में तुम्हें नीचे उसकी 2-3 लाइन एक्सप्लेन करनी है कि whenever the distance between two nucleons is exact या near about 1 fermi, the force is 0 and potential energy is minimum। फिर अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 फर्मी है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लेस देन 1 फर्मी है तो रिपल्सिव फोर्स इज एक्सर्टेड। तो ये हमें न्यूक्लियर फोर्स में करना है। ओके, और बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। क्लियर? चलो, अब न्यूक्लियर फोर्स के बाद अब जो हमें टॉपिक करना है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिविटी, और उससे रिलेटेड हमें इक्वेशन भी डिराइव करनी है। तो रेडियो एक्टिविटी में हमें इक्वेशन डिराइव करनी है, और वो जो थियरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी, तो अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है मतलब जो भी एलिमेंट है जिसका भी एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 85 है, मतलब अगर हम सोचें कि Z इज ग्रेटर देन 85, दिस ऑल न्यूक्लियस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, है ना। तो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं? तो वो जो न्यूक्लियस है दे प्रोड्यूस
the radiations, invisible radiations by its own. That's why it is called radioactive element. The phenomenon of the emission of invisible radiation is called radioactivity. फिर से हम बोलते हैं कि जो भी एलिमेंट जिसका भी एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 85, इन शॉर्ट यू कैन से हेवी न्यूक्लियस. तो फॉर हेवी न्यूक्लियस they produce the invisible radiations by its own. The phenomenon for the emission of radioactivity या फिर emission of invisible radiation, it's called radioactivity, and element it's called radioactive element. अब ये जो रेडियोएक्टिविटी है उसमें से कौन से टाइप के इनविजिबल रेडिएशंस निकलते हैं? तो इन रेडियोएक्टिविटी देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं एंड गेमा रेज निकलते हैं. अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, गेमा जो है वो रेज है, रेडिएशन है, और इसलिए बोलते हैं दे एमिट the invisible radiations by its own. It's called radioactivity, or element called radioactive element, like uranium, thorium, plutonium, radium. These all are called radioactive element. तो उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं. अल्फा बीटा पार्टिकल्स, चलो अब अल्फा पार्टिकल्स मतलब कौन से? तो अल्फा पार्टिकल possess 2 protons and 2 neutrons. That's why it is called helium nucleus. अगर हम सोचें कि He24, तो then He24 possess 2 number of protons and 2 number of neutrons. That's why it is called helium nucleus. देखो, हीलियम पार्टिकल नहीं बोलेंगे, हीलियम एलिमेंट नहीं बोलेंगे. अगर हीलियम एलिमेंट बोलेंगे तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन भी है और 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं. 2 न्यूट्रॉन तो होते ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है. बट न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम न्यूक्लियस का मतलब 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. एंड अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. ओके, तो अगर हम अल्फा बोले या ऐसे हीलियम, दोनों से ऐसा भी मैं बोल सकता हूं कि अल्फा इज He24, लेकिन न्यूक्लियस बोलेंगे. ओनली हीलियम नहीं, हीलियम न्यूक्लियस एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज. चलो बीटा पार्टिकल्स. तो बीटा पार्टिकल्स है वो 2 टाइप के, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव. बीटा नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे न्यूक्लियस के अंदर होते नहीं, लेकिन पहले फॉर्म होंगे अंदर और इमीडिएटली एमिट होंगे. देन इट इज इलेक्ट्रॉन्स. बीटा नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम डिनोट कर सकते हैं E-1 0 से. जैसे अल्फा पार्टिकल्स He24 से, ऐसे ही बीटा पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन -1 0. बीटा प्लस इट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन्स. तो पॉजिट्रॉन मतलब क्या? पॉजिट्रॉन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. पॉजिट्रॉन मीन्स है क्या? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन नहीं है, वो प्रोटॉन अलग है, पॉजिट्रॉन अलग है. पॉजिट्रॉन को दूसरे वर्ड में बोल सकते हो तुम एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. पॉजिट्रॉन है क्या? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका जैसा ही नेचर, मतलब चार्ज भी इलेक्ट्रॉन जितना ही, मास भी इलेक्ट्रॉन जितना ही. प्रोटॉन सोचो तो प्रोटॉन जो है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना है, लेकिन मास तो अलग है.
पॉजिट्रॉन का मास एंड चार्ज एग्जैक्टली इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसको हम डिनोट करेंगे E+1 zeros। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा प्लस पॉजिटिव हो गया, बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन ये जो सिंपल बीटा पार्टिकल बोले अगर, तो बीटा पार्टिकल हमें सोचना है इलेक्ट्रॉन ही, नेगेटिव ही। अगर पॉजिट्रॉन हुआ तो लिखा होगा। 99% केस में स्पेसिफाई करते ही है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा जनरल केस में बोल दिया कि कोई भी न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल निकल गए, तो अगर सिंपल लिखा बीटा पार्टिकल तो हमें यहाँ पर नेगेटिव सोचना है, इलेक्ट्रॉन सोचना है। इस केस में हम बोलेंगे कंसीडर बी नेगेटिव। वैसे तो हमें लाइफ में होना चाहिए बी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर बी नेगेटिव। बीटा पार्टिकल मतलब मोस्ट प्रोबेबली 99% केस में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, रेयर केस में पॉजिट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो दोनों है ऐसे, बीटा पार्टिकल्स मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होता है। सिंपल लिखा हुआ है कि कोई भी न्यूक्लियस में से 10 बीटा पार्टिकल निकल गए, तो उसमें सोचना है कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए। उस हिसाब से दूसरी कैलकुलेशन होगी। जब हम एमसीक्यू या न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो होगा। और उसमें भी वैसे तो क्लियर दिया होगा कि बीटा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव है तब तो ऐसे पॉजिट्रॉन होगा, लेकिन फिर भी ऐसे हमें सोचना है। और द गामा रेज, तो गामा रेज मतलब हाई एनर्जेटिक फोटोन, मतलब जो फोटोन हमें पता है चार्जलेस, तो ये जो है वो चार्जलेस हाई एनर्जेटिक फोटोन, जिसकी एनर्जी है वो हाई है, मतलब द गामा रेज जो हाई एनर्जेटिक है। तब अगर कोई भी न्यूक्लियस में से अल्फा और बीटा पार्टिकल निकला, मतलब 2 प्रोटॉन्स निकल जाएंगे, या इसमें ऐसे हमने सोचा कि इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, उस हिसाब से उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, तो एलिमेंट चेंज होगा। मतलब व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल्स emitted from the radioactive nucleus, the element will be changed. But whenever gamma rays are emitted, तब न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करता है, मतलब इट बिकम स्टेबल फ्रॉम द अनस्टेबल। अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल स्टेट में हुआ, तो अनस्टेबल स्टेट में कब आएगा? जब ये पार्टिकल्स एमिट होते हैं, एट दैट टाइम द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल स्टेट। बाय एमिटिंग द गामा रेज दे कम टू द स्टेबल स्टेट। जैसे हमने एटम्स में सोचा है ना कि एक्साइटेड स्टेट में है, by releasing the energy come back to the ground state. Like this, nucleus में से भी energy निकल जाए और स्पेशली gamma rays निकल जाए, then it's come back to its ground state, stable state. तो gamma rays से क्या होता है? Stability gain होती है। The nucleus gain the stability by emitting the gamma rays, और वो चार्ज लेस है, मतलब इसमें से कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं, सिर्फ रेडिएशन फोटोन निकलते हैं, हाई एनर्जेटिक फोटोन। तो ये उसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है फॉर द रेडियो एक्टिविटी। कि रेडियो एक्टिविटी में हमने बोला कि इनविजिबल रेडिएशंस होते हैं, तो कौन कौन से इनविजिबल रेडिएशंस हैं? तो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेस। चलो अब हमें इसकी रेडियो एक्टिविटी की स्पेशली इक्वेशन डिराइव करनी है यहाँ पर। तो उसके लिए एक हमें वर्ड यहां पर लेना है, अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लिया। चलो मैं ऐसा बोल दूं कि कोई भी स्टेज पर ये एन है, वो है अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लिया। मतलब नंबर ऑफ
अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई है ये। तो सोचो कि ये क्या है, अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई का मतलब क्या? ऐसा बोल सकते हो कि जो डिसइंटीग्रेटेड नहीं हुए वो। तो आप मुझे बोलो डिसइंटीग्रेटेड का मतलब क्या, कि डिसइंटीग्रेटेड का मतलब क्या? तो ऐसा नहीं बोल सकते जो अनडिसइंटीग्रेटेड नहीं हुए हो गए वो डिसइंटीग्रेटेड, वो तो तुम यहां घूम फिर कर वापस आ जाओगे। तो हमें दोनों वर्ड लेना है कि डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या और अनडिसइंटीग्रेशन मतलब क्या, और तब जाकर हमें n की वैल्यू जो है वो परफेक्ट मालूम पड़े। चलो सोचोगे 1 मिनट, ये वीडियो पॉज करके 1 मिनट सोच लो, तुम अपने हिसाब से सोच लो कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या और अनडिसइंटीग्रेटेड का मतलब क्या। चलो सोचा, वीडियो पॉज इससे पहले कर दो और सोच लिया अभी। अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो और तुमने जो सोचा है उसमें डिफरेंस देखो क्या है। तो कोई भी न्यूक्लियस अगर तुम सोचो कि हमने बोला उसमें से अल्फा या बीटा या गामा रेडिएशंस निकलते हैं, तो जो ऐसे गामा रेस, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स जो निकलते हैं उसमें अंदर कितने न्यूक्लियस है, क्योंकि 1 मोल है हमारे पास सब्सटेंस, तो 1 मोल के अंदर कितना होता है 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स है ना। तो उतने एटम्स तो उतने न्यूक्लियाई है, तो उसमें जितने भी 10⁻23 न्यूक्लियाई है उसमें से कितने न्यूक्लियाई में से अल्फा, बीटा और गामा निकला वो होता है डिसइंटीग्रेटेड। मतलब चलो ऐसे सिंपल बोल देता हूं कि इसके अंदर सपोज 100 जितने न्यूक्लियाई है, मेरे पास ऐसा कुछ सब्सटेंस है, 1 मोल नहीं है, 1 मोल से बहुत कम है, छोटा थोड़ा ही है मेरे पास, जिसके अंदर 100 नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। ऐसे 100 नंबर ऑफ न्यूक्लियस मतलब इतना, चलो ये एलिमेंट है मेरे पास इतना, तो इसके अंदर मैं कैलकुलेट कर लूं तो 100 एटम्स है, 100 एटम्स, ईच एटम पॉसेस ईच 1 न्यूक्लियस, तो 100 न्यूक्लियस हुआ, तो 100 न्यूक्लियाई है। ओके, उसमें से मैं ऐसा सोचूं कि सिर्फ 15 जो है उसमें से ये अल्फा, बीटा और गामा निकला, तो 15 को मैं बोल सकता हूं डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई। तो 100 माइनस 15 दैट इज 85 आर कॉल्ड अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई। अनडिसइंटीग्रेटेड मतलब जब वो स्टेज के जिसमें से अभी तक अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशंस नहीं निकला, मतलब रेडियो एक्टिविटी उसमें से स्टार्ट नहीं हुई, ऐसे न्यूक्लियाई। ओके, अब आया समझ में कि N मतलब अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, उसका मतलब कि अभी तक ऐसे न्यूक्लियाई है कि जिसमें से कोई भी रेडिएशंस नहीं निकला, वो पूरा ऐसे 100% प्योर फॉर्म में है। ओके, चलो फिर मैं ऐसा बोलूं कि इन टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी, सपोज डेल्टा एल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट हो, इसका मतलब कि थोड़े टाइम के बाद जो 85 थे उसमें से वापस 10 में से डिसइंटीग्रेट हुआ, तो जो भी टाइम लिया उसमें से ये 10, मतलब इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ डेल्टा टी, डेल्टा एल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर डिसइंटीग्रेटेड, देन आई कैन से delta N upon delta T is called rate of disintegration. समझ में आ रहा है? It is called rate of disintegration. के जितना मैं टाइम सोचूं, चलो 1 सेकंड के बाद 10 में से ऐसे निकल गए, तो उसका ऐसे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हुआ 10%, है ना।
तो इट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी के डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एन जितने डिसइंटीग्रेट हुए मतलब उसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकले, then its ratio is called rate of disintegration and it is also denoted as capital R. rate of disintegration को R भी बोलते हैं। अभी ऐसे ही रखो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, then डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी ये जो है which is directly proportional to the n, इसका मतलब the rate of disintegration is directly proportional to the number of undisintegrated nuclei। वो तो होगा ही ना, जो न्यूक्लियस में से रेडिएशंस निकल गए तो अब बाकी कितने उसके ऊपर रेडिएशंस डिपेंड करेगा। then rate of disintegration is directly proportional to the n, but नेगेटिव साइन के साथ। यहां पर नेगेटिव साइन क्यों आया? तो प्रोपोर्शनलिटी में सोचो कि प्रोपोर्शनलिटी क्या बोलता है कि अगर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। जितना रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इंक्रीज होगा एंड ऑन डिसइंटीग्रेटेड वो तो कम हो जाएगा। जैसे 10 निकल गए, पहले 15 निकले तो 85 बचे, अब 10 निकल गए तो 75 और 10 निकलेंगे तो 65 बचेगा। मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इंक्रीजेस, then number of undisintegrated nuclei decrease होते जाएंगे। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कि with rate of disintegration number of undisintegrated nuclei decreases, क्योंकि जितना रेट इंक्रीज होगा उतना जो बाकी है वो तो खत्म होता जाएगा। पहले 15 निकल गए तो 85 बचे, फिर और 10 निकल गए तो 75 और 10 65, तो रेट इंक्रीज हुआ तो n तो डिक्रीज होता जाएगा। अरे समझो, देन डेल्टा n अपॉन डेल्टा टी, अगर यहाँ पर हमें इक्वालिटी साइन मुझे रखनी है तो कोई भी एक कांस्टेंट, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़े लैम्बडा। तो हियर लैम्बडा इज नॉट ए वेवलेंथ या फिर कोई चार्ज डेंसिटी नहीं। Here lambda it's called decay constant, it is decay constant। अब ये जो कांस्टेंट है तो इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द लैम्बडा? तो देखो यहाँ पर ये तो नंबर है तो टाइम से इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ, मतलब यूनिट होगा इसका सेकंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स या फिर आर इनवर्स या फिर डे इनवर्स या फिर मंथ इनवर्स, ईयर इनवर्स, लाइट ईयर इनवर्स, ऐसे। तो लैम्बडा इज डीके कांस्टेंट, और जिसका डीके कांस्टेंट लार्ज है, मतलब द एलिमेंट जिसका डीके कांस्टेंट लार्ज है, तो लार्ज जितना है उसमें से रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगा तो वो जो एलिमेंट है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो वो एलिमेंट को बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट। और जिसका लैम्बडा स्मॉल है तो उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी स्मॉल होगा, तो उसमें से थोड़े थोड़े रेडिएशंस निकलेंगे तो वो होता है लॉन्ग लिव्ड, तो वो एलिमेंट को बोलेंगे लॉन्ग लिव्ड एलिमेंट। ओके, तो ये याद रखो इट इज डीके कांस्टेंट। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो अगर लिमिट लगा देते हैं यहाँ पर कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा एन, देन इट इज dn अपॉन dt। dn अपॉन dt को भी तुम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन r बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज माइनस लैम्बडा एन। चलो अब यहाँ पर थोड़ा एज ए क्वांटिटी को रिप्लेस करो, इसका मतलब ये जो dn अपॉन n कर दो और माइनस लैम्बडा dt। ओके,
अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। हमने क्या किया यहाँ पर, n यहाँ पर और dt यहाँ पर ऐसे रिप्लेस कर दिया। चलो अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन और यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट है इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ dt। चलो मैं ऐसा बोलूं फ्रॉम 0 to t इनिशियल पर, तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल पोजीशन स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ऑन डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई तो मैक्सिमम होंगे, तो मैक्सिमम है उसको मैं n नॉट बोल देता हूं। n नॉट मतलब द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ ऑन डिसइंटीग्रेटेड, मतलब जो यहाँ पर हमने 100 सोचा ना वो टाइम t इक्वल टू 0 उसमें तो 100 होंगे, थोड़े टाइम के बाद 15 निकलेंगे, उसके थोड़े टाइम के बाद 10 निकलेंगे, ऐसे। तो ये t इज इक्वल टू 0 पर जो नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड है वो तो n नॉट, और t पर n जितने हैं। देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, याद करो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 अपॉन x का होता है ln x, तो ये होगा ln n from n not to n is equal to minus lambda, dt का इंटीग्रेशन तो t होगा n from 0 to t। चलो तो इसमें क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा t, क्योंकि t माइनस 0 तो वो तो t ही रहेगा। अब इसमें ln में माइनस मतलब रेशियो, तो n अपॉन n नॉट e रेस टू माइनस लैम्बडा t। ओके, अब जैसे यहां पर ln हमें रिमूव करना है, तो एक एक्स्ट्रा चीज करते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा है कि log a इज इक्वल टू b, देन a इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा मत बोलो कि एंटी लॉग ऑफ b, एंटी लॉग में नहीं जाना है, लेकिन log a इज इक्वल टू b है, तो a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 10 रेज़ टू b, क्योंकि log का बेस होता है 10। वापस रूल अप्लाई करो, दोनों साइड log ले लो, तो log a इज इक्वल टू log 10 रेज़ टू b, तो log में पावर आगे आ जाएगा b, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो हो गया log a is equal to b, then a is equal to 10 raised to b. By the same way, ln a is equal to b, then a is equal to e raised to b, मतलब ln जो है उसका पावर होता है e। ओके, then a is equal to e raised to b, तो अगर यहाँ पर मुझे ln रिमूव करना है तो क्या लिखो, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e raised to माइनस लैम्बडा t, n is equal to n नॉट e raised to माइनस लैम्बडा t। ये हो गया इक्वेशन फॉर द रेडियो एक्टिविटी। तो ये इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट डिराइव करना पूछते हैं कि डिफाइन रेडियो एक्टिविटी एंड डिराइव द इक्वेशन फॉर द नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, या फिर डिराइव द इक्वेशन फॉर द रेडियो एक्टिविटी। तो यही इक्वेशन हुई फॉर द रेडियो एक्टिविटी। अब देखो, नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ये e रेज़ टू हुआ मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस, एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत धीरे से डिक्रीज होता है, तब उसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं कि ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम। तो अगर मैं t इज इक्वल टू 0 रखूं, देन e रेज़ टू 0 1 होगा, देन इट इज मैक्सिमम, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगा, और फिर ये जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। बस याद रखो कि यहाँ पर ये ग्राफ 0 पे टच होता है क्योंकि वो मैक्सिमम है, और उसके बाद धीरे से यहाँ इसमें टच नहीं होगा, मतलब लॉन्ग टाइम में भी कभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट खत्म नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ग्राफ कभी भी ऐसे टी में यहाँ पे 0 पे टच नहीं होना चाहिए। तो इस ग्राफ को भी बोलते हैं डीके कर्व।
ओके, चलो एक दो स्टेप उसमें भी आगे। अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे रब कर रहा हूं, याद रखना इसको। चलो अब अगर यहां पर मैं इसका डिफरेंशिएशन ले लूं तो dn अपॉन dt होगा, देन dn अपॉन dt, तो ये n नॉट तो कांस्टेंट है, चलो n नॉट कांस्टेंट, इसका होगा डिफरेंशिएशन। देन e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेज़ टू x, मतलब e रेज़ टू x का e रेज़ टू x ही हुआ, और फिर ये जो x है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेन रूल लगा दो। पहले इसका किया, अब इसका करना पड़े, तो इसका होगा टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में 1, देन इट इज माइनस लैम्डा। ओके, देन dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n नॉट e रेज़ टू माइनस लैम्डा t। ओके, और हमने आगे ही बोला था कि r इज इक्वल टू dn अपॉन dt, बट अगर मैं r लिखूं द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो माइनस लिखना, माइनस हम इस साइड, जैसे dn अपॉन dt माइनस n लैम्डा होता है ना, नेगेटिव इधर ले लिया, देन r इज माइनस dn अपॉन dt। अगर मैं r इज इक्वल टू माइनस dn अपॉन dt करूं, चलो यहां पर, देन व्हाट आई कैन से, r इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और n नॉट e रेज़ टू माइनस लैम्डा t इज n, देन आई कैन से r इज इक्वल टू लैम्डा n। ओके, यहां पर मैं नेगेटिव साइन ले लूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर मैं इनिशियल बोलूं, देन अगर n नॉट इनिशियल है तो ये भी इनिशियल, और फाइनल बोले तो ये होगा। ओके, अब एक दो चीज इससे रिलेटेड कि अब इसकी यूनिट की बात करते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मतलब जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हम बोलते हैं, तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैकवेलर, SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मतलब जो हम dn अपॉन dt बोलते हैं उसका यूनिट। तो एक तो बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और ऐसा यूनिट है बैकवेलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम BQ। देन वी कैन से 1 BQ इज 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एक न्यूक्लियस में से निकला ऐसे एलिमेंट, तो एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज इक्वल 1 बैकवेलर। दूसरा उसका यूनिट है, अब वो ऐसा यूनिट नहीं बोलेंगे, सिर्फ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज QD, 1 QD, देन 1 QD इज इक्वल 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, मतलब कोई भी न्यूक्लियस में से इतने रेडिएशंस निकले, 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, इट्स इक्वल 1 QD। तब इन दोनों का अगर रिलेशन लिखना है कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज 1 बैकवेलर, देन आई कैन से 1 QD, जिसको शॉर्ट फॉर्म में 1 CI भी लिखते हैं, CI मतलब QD, देन 1 CI इज 3.7 10⁻10 बैकवेलर आल्सो। ओके, तो अगर तुम्हें ऐसा रेडियो एक्टिविटी पार्ट पूछे तो वैसे तो तुम्हें डीके कब तक ही लिखना है, ये जो हम बोल रहे हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज में, और इसके यूनिट है वो भी तुम्हें सिर्फ याद रखने हैं।